प्रोफेसर डॉक्टर मनोरंजन साहू, चिकित्सा आयुर्वेद। मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी में आयुर्वेद की शल्य चिकित्सा इस विषय पर चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर डॉक्टर मनोरंजन साहू जी। गुरुदेव प्रणाम। नमस्ते भाई, प्रणाम। गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप काशी में रह करके आयुर्वेद के क्षेत्र में आपने अपनी सेवा दी है, तो निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। और गुरुदेव, आपको ध्यान में रखता हुआ मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काशी को आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा की जननी कहा गया है। क्या आप इस ऐतिहासिक संदर्भ को स्पष्ट करेंगे? आयुर्वेद के जो शल्य चिकित्सा है उसकी जो परंपरा है जी, वो बहुत प्राचीन है। और सौभाग्य की बात यह है कि जो शल्य चिकित्सा की जो सबसे पहले जो विधा शुरू हुई है जी, वो काशी से ही शुरू हुई है। तो आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति है जो वेदों की एक अंग है। अथर्ववेद से जो है ये मिली है जी, लेकिन जो शल्य चिकित्सा की जो उसमें कई सारी विधाएं हैं। मुख्य रूप से दो संप्रदाय है आयुर्वेद में। एक आत्रेय संप्रदाय है जो चरक के साथ जुड़ा हुआ है, जो मुख्य रूप से औषधियों से बीमारियों की चिकित्सा करते हैं। और दूसरा जो विधा है वो कई सारी बीमारियों को जो यहाँ पर शल्य चिकित्सा की जरूरत रहती है, वो विधा काशी के राजा दिवोदास धन्वंतरी उन्हीं से शुरू हुई है विधा। इसलिए उस जो विधा है उसका नाम धन्वंतरी संप्रदाय के साथ जुड़ा हुआ है जी। तो मुख्य रूप से जो शल्य चिकित्सा है काशीराज दिवोदास धन्वंतरी से शुरू हुई है। ये धन्वंतरी संप्रदाय बोली शल्य चिकित्सा के जो संप्रदाय है उसे जो है धन्वंतरी संप्रदाय बोले जाते हैं जी। और उसकी शुरुआत जो है काशी के राजा से शुरू हुई थी, इसलिए वो धन्वंतरी संप्रदाय है। दूसरा यह है कि जो दिवोदास धन्वंतरी थे वो शल्य चिकित्सा के जनक थे। तो धन्वंतरी नाम पर एक आदिदेव धन्वंतरी के बारे में हम जानते हैं, जो स्वास्थ्य की देवता है जी, जो विष्णु के अवतार है, उनको मानी जाती है विष्णु के अवतार है। और जो समुद्र मंथन जब हुआ तो उस समय अमृत कलश, जलौका, आयुर्वेद, इन सब चीजों के साथ जो है आदमियों की सुख, शांति, समृद्धि और स्वस्थ, इन चीजों के ऊपर उनके देवता के रूप में और हम धनतेरस मनाते रहते हैं। वो आदि गुरु ना आदिदेव धन्वंतरी के बारे में हम उनको मनाते हैं। लेकिन परवर्ती काल में काशी के राजा दिवोदास धन्वंतरी जो थे, राजा के साथ साथ एक शल्य चिकित्सक भी थे जी। उनके 7 प्रमुख शिष्य थे। उनमें से सुश्रुत जो है एक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण पुस्तक और लिखे हैं, जो सुश्रुत संहिता के रूप में जानी जाती है। आज के समय पर शल्य चिकित्सा में आयुर्वेद में जो मुख्य ग्रंथ उपलब्ध है वो सुश्रुत संहिता ही है। उस संहिता ग्रंथ में सभी औषधि चिकित्सा भी है और भी विधाएं हैं, लेकिन बीमारियों की जो ठीक करने का जो प्रक्रिया है वो शल्य चिकित्सा के साथ जुड़ा हुआ अधिक सारे बीमारी, ढेर सारी बीमारियों की एक उनके उल्लेख मिलती है और ढेर सारी चीजें जो शल्य चिकित्सा से जुड़ा हुआ है वो मिलता है। तो सौभाग्य की बात यह है कि काशीराज दिवोदास धन्वंतरी भी काशी के हैं, राजा थे, और उनके जो शिष्य है सुश्रुत, उनकी एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई और उनकी जो शल्य चिकित्सा की जो
उनके जो कार्य क्षेत्र रहा है वो काशी रहा है, इसलिए ये दोनों तरीके से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव, अभी आपने सुश्रुत की बात की, तो आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सुश्रुत जैसे महर्षि जिन्होंने काशी में शल्य चिकित्सा का विकास किया, उनके योगदान को आज के संदर्भ में कैसे देखा जाना चाहिए? सुश्रुत की जो योगदान है जी शल्य चिकित्सा में उनके योगदान, उनके जो अगर पूरे जो उनके जो आयुर्वेद के ऊपर उनकी जो विशेषताएं हैं जी उनके अगर हम बात करें, शल्य चिकित्सा एक हिस्सा है, एक अंग है जी। उसके अलावा उन्होंने जो हमारी शरीर रचना, क्योंकि शल्य चिकित्सा करना है तो हमारी शारीरिक रचनाएं क्या है वो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा, तभी शल्य चिकित्सा हो सकती है जी। तो सुश्रुत की जो सबसे बड़ी देन है पहला मेडिकल एजुकेशन के लिए, वो जो है शल्य चिकित्सा से पहले हमारी संरचनाएं क्या है उनके बारे में काफी विस्तृत जो है जानकारी मिलती है। वो पहले चिकित्सक थे जो कि हमारी डेड बॉडी डिसेक्शंस, तो हम ब्रिटिश पीरियड में आकर के ब्रिटिशर्स के द्वारा हम लोगों ने डिसेक्शन हिंदुस्तान में शुरू किया है जी। लेकिन जो आयुर्वेद में जो ह्यूमन बॉडी डिसेक्शन वो सुश्रुत के जमाने से ही था जी। कैसे डेड बॉडी को प्रिजर्व करना है, उनकी कैसे डिसेक्शन करने का तरीका क्या है, और इन सब चीजों को काफी बारीकी से जो है अध्ययन किए हैं और उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं। जहाँ तक उसके अलावा आज इसको जो हम शल्य चिकित्सा के बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे अगर हम सर्जरी जिसको कहते हैं उसके अतिरिक्त भी गायनोकोलॉजिकल डिजीज है जो जैसे सिजेरियन वगैरह जो विधाएं हैं जी। वो जो डिफिकल्ट लेबर जिसको कहते हैं, कि प्रसव के समय जी। कठिनाई से माँ जो है बच्चों को प्रसव करने में डिफिकल्टीज जो होती है, उन चीजों के बारे में जो सबसे पहले अगर साइंटिफिक कोई अगर डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है वो सुश्रुत संहिता में अवेलेबल है। कैसे एक डेड मृत जो है फिटस को बॉडी से मदर से कैसे निकाला जाए शल्य चिकित्सा करके, उसके पहला जो डिस्क्रिप्शन है वो सुश्रुत संहिता में। कैसे अगर मदर अगर डेड हो जाए, मृत हो जाए, लेकिन गर्भ में शिशु अगर जीवित है उनको निकालने का तरीका है, जिसको हम कुछ हद तक आज के समय पर सिजेरियन सेक्शन के बोलते हैं, कि मदर की जो है उदर को पाटन करके बच्चे को निकालने का जो प्रक्रिया है, उस तरह का जो शल्य चिकित्सा की विधि है, विधान है, वो सुश्रुत संहिता में वर्णित है। उसके अतिरिक्त अगर आप देखें, जो आज आप देखते होंगे कि जो ब्लाइंडनेस, जो अंधा होने का जो उसका जो एक कारण है मुख्य रूप से, वो कैटरेक्ट होता है, हम जिसको सामान्य भाषा में मोतियाबिंद बोलते हैं। तो सुश्रुत पहले सर्जन थे जिन्होंने मोतियाबिंद की सफल शल्य चिकित्सा की करते थे, और उनकी वर्णना उन्होंने किया है कि कैसे करना है। उस करने के जैसे कोई भी सर्जरी करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स भी होते हैं, उनकी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जी। उनमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, कैसे उन कॉम्प्लिकेशंस को हम निराकरण करें, इन सब चीजों के बारे में काफी विस्तृत रूप से वर्णना है। ये मैंने शल्य चिकित्सा के अतिरिक्त बताया मैंने। शल्य चिकित्सा के जहां तक बात आती है, सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के जनक माना, इसलिए मानी जाती है कि अगर सुश्रुत संहिता को हम देखें, उनके जो पुस्तक है उनमें अधिक से अधिक, आधा से अधिक जो है शल्य चिकित्सा के ऊपर डिस्क्राइब्ड है। वो तो उनमें से हमारी जैसे जो शल्य चिकित्सा जब भी कोई करेंगे तो ब्लड लॉस एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, तो कैसे ब्लड लॉस को हम रिकवर करें, क्या उस जमाने में ब्लड लॉस रिकवर करने के तरीकाएं क्या होती थी। जैसे अगर आदमी मूर्छित हो जाए, शॉक है, ट्रॉमा है, डिफरेंट जिस तरह का डिफरेंट इंजुरीज है, बर्न्स हैं, जल जाए आदमी, पानी में डूब जाए, तो सांस अवरोध है ना, इस तरह का जितने भी आप इमरजेंसी मेडिसिन की बात करते हैं, जैसे ट्रॉमेटिक इंजरी, जैसे चोट लग गया, कट गया, उनकी वर्गीकरण है। बीमारियों की जो शल्य चिकित्सा में जैसे है कि एब्डोमिनल इंजुरीज,
चेस्ट इंजुरीज, जी क्रेनियल इंजुरीज, सर में चोट लगे, तो ये सब आंतरिक चिकित्सा में आती हैं। तो ठीक है, चीजें समय के साथ साथ, एडवांसमेंट के साथ साथ बदली है, उसमें कोई शंका ही नहीं है, लेकिन इन सब चीजों के बारे में काफी विस्तृत जानकारी है। सबसे सर्जरी जब भी करना है तो उसमें दो महत्वपूर्ण चीजों की बेहद जरूरी पड़ती है। जी एक, हमें उसको काटना, कोई चीज को काटना पड़ेगा, तो हमारे पास बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट होनी चाहिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। जैसे आज हम देखते हैं, हमारे पास काटने के लिए नाइफ, शार्प नाइफ होना चाहिए, जी सीजर्स होने चाहिए। काटेंगे तो ब्लीडिंग होगा, मांसों को, त्वचा को पकड़ने के लिए हमें बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। जी शरीर के अंदर कोई समस्याएं है, जैसे कोई फॉरेन बॉडी चला गया, उसको पकड़ के बाहर निकालना, इन सब चीजों के लिए डीपर स्ट्रक्चर में कोई चीज को पकड़ के बाहर लाना, जी ऐसे चीजों के लिए एक बेहतरीन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। कोई ऐसा जैसे कोई लोहार जो काम करते हैं साड़ासी लेकर के, ऐसी चीजों से सर्जरी नहीं हो सकती, नहीं तो उसके लिए फाइन क्राफ्टमैनशिप होना चाहिए। तो उस तरह का शल्य चिकित्सा करने के लिए उन्होंने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का डिजाइन किया हुआ है। तो पहला आदमी जो थे, जो उन्होंने शल्य चिकित्सा में जरूरत के लिए उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स को डिजाइन किया, वो दोनों तरह से, जैसे कि चीजों को पकड़ने के लिए और चीजों को काटने के लिए। उनके अलग अलग वर्गीकरण है, जिसको हम यंत्र और शस्त्र के नाम पर जानते हैं। यंत्र मोटा मोटी रूप से हम इस तरह से बताएंगे, कोई चीज को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, ग्रिप करने के लिए, और काटने वाले जितने यंत्र वो शस्त्र, मतलब शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो आप सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुश्रुत जो है शल्य चिकित्सा करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी जैसे सर्जरी करते थे, उनको प्लास्टिक सर्जरी के जनक माने जाते थे। जी शल्य चिकित्सा के साथ साथ प्लास्टिक सर्जरी के भी जनक। हाँ, उसका कारण यह है कि सुश्रुत जो है सबसे पहले हमारे शायद ये इसलिए आया हुआ है कि अगर आप हमारी जो सभ्यता को देखें, संस्कृति को देखें, उसमें कोई अगर क्राइम करता है तो उनकी अंग छेद कर दिया जाता है, जैसे नाक काट दिया जाता था। तो जैसा कि आपने देखा होगा रामायण में शूर्पणखा का नाक काट दी जाती है। और नाक या अंग जब हीन अंग हो जाते हैं, कोई अंग अगर कम हो जाएगी तो वो हमारी रिचुअल्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। मतलब जो श्राद्ध है, शांति है, परिवार के जो इस तरह का काम, उनमें से वो भागीदार नहीं हो। तो उनके लिए ऐसा हीन अंग वाले जो व्यक्ति है, उनको अंग को पूरा करना है। तो उस काम को करने के लिए, तो जैसे किसी भी कारण से नाक अगर कट जाता है या कान कट जाते थे, काट दिया जाता था या कट जाते थे, उनको दोबारा रिकॉन्स्ट्रक्ट करने का जो तरीका है वो सुश्रुत ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया, जो आधुनिक शल्य चिकित्सा में हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने उसको समझे। उन्होंने, उनकी खासियत क्या थी, इस बात को जानना बेहद जरूरी है कि अगर हम किसी एक जगह से कोई चीज डिफेक्ट हो गया है, उसको पूरा करने के लिए हम अगर त्वचा या मांस को उठा करके ले जाएंगे, क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई मेंटेन नहीं रहती है, तो कुछ समय के बाद वो मर जाएगा, तो सड़ जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं करें। उन्होंने पहली बार इस तरह से डिजाइनिंग किए कि उस गैप को तो जरूर पूरा करेंगे, लेकिन उसका ब्लड सप्लाई को मेंटेन रख करके मांस और त्वचा को किसी एक बगल की जगह से काट करके नाक को रिपेयर करने के लिए या कान को रिपेयर करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल की। ये जो टेक्निक है, ये हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम आधुनिक सभ्यता के साथ जब समय के साथ साथ इसको हम जाने, लेकिन सुश्रुत ने ये बहुत पहले से ही इस तरह का जो है व्यवस्थाएं उन्होंने किए थे, इसलिए सुश्रुत को जो है प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में मानी जाती है। उसके अतिरिक्त जैसे कई बार और भी ऑर्गन्स हैं, जैसे आप लोग आजकल एक प्रोग्राम चलती है स्माइल, जो बच्चों का होंठ जो है जन्मजात जो है कटा हुआ रहता है, उसका भी उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करते थे। दूसरा जो है कई बार जैसे किसी चोट की वजह से या कट जाने की वजह से हम लोग जो है टेस्टिस अंडकोश जो है डैमेज हो जाती है, कट जाता है,
तो उन्होंने ऐसा जटिल शल्य चिकित्सा के लिए, उन ऑर्गन को बचाने के लिए उन्होंने थाई में जो है एक पाउच बना करके टेस्टिस को प्रिजर्व करने के लिए भी जो सर्जिकल प्रोसीड्यूर से ऐसे जटिल चिकित्सा भी उन्होंने करते थे। तो ये एक उदाहरण है। लेकिन शल्य चिकित्सा जब हम करेंगे तो हमें उस चीज को जैसे काटने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उसी तरह से उसको रिपेयर करने के लिए चाहिए। तो हमें सूचर चाहिए, बेहतरीन सूचरिंग मटेरियल चाहिए, बेहतरीन निडल चाहिए। तो वो देखिए, आज हम जब हम सर्जरी करते हैं तो हम ऐसे निडल डिजाइन किए हैं जिसको हम एट्रोमेटिक निडल बोलते हैं। मतलब उसे चोट, जब हम टिश्यू के अंदर से उसको सूचर करते हैं, उसको जब हम सूचर करने के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो उसे टिश्यू को डैमेज कम हो, ऐसा एट्रोमेटिक निडल जिसमें टिश्यू ट्रॉमा कम हो, ऐसा निडल डिजाइन किए, अभी आजकल उपलब्ध है। लेकिन ऐसा ही निडल जो है सुश्रुत ने भी उस 2500 साल पहले ऐसे ही निडल उन्होंने डिजाइन किए थे, जिससे कि आज जिस तरह से टेक्निक हम यूज करते, करीब करीब वैसा ही टेक्निक सुश्रुत ने इस्तेमाल करके एट्रोमेटिक निडल भी डिजाइन किए थे। जैसे स्ट्रेट निडल है, कर्व निडल है, एट्रोमेटिक निडल है, ये हर तरह का सूचरिंग करने के जो निडल्स है वो उपलब्ध सुश्रुत के जमाने में भी था। उसके अतिरिक्त जो सूचरिंग मटेरियल है जी, जो आज बहुत सारे सूचरिंग मटेरियल हमारे पास है, जो उसमें से काफी नेचुरल प्रोडक्ट है, कुछ जो है मेटेलिक प्रोडक्ट भी है, कुछ मेटल से भी है, कुछ जो है सिंथेटिक प्रोडक्ट है जी। तो उस समय सिंथेटिक सूचरिंग मटेरियल तो था नहीं, लेकिन जो नेचुरल सूचरिंग मटेरियल आज हम यूज करते हैं जी, वो सभी नेचुरल सूचरिंग मटेरियल सुश्रुत ने इस्तेमाल करके। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप बताना चाहेंगे कि सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की कौन सी प्रमुख प्रक्रियाएं आज भी प्रासंगिक हैं? जी, आपका प्रश्न बहुत यथोचित है। जी जो शल्य चिकित्सा की जो अगर हम विषय को देखें, जी जी इसकी दो मुख्य बातें होती हैं। एक सर्जरी का प्रिंसिपल जी, और उसका परफॉर्म करने का एक तरीका। तो जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो आज भी सुश्रुत ने जो डिस्क्राइब किए हैं वो हम आज भी वैसे ही करीब करीब सभी जगह पर जो प्रिंसिपल्स है वो एग्जिस्ट करता है आज के जो मॉडर्न सर्जरी में। मैं एक दो एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे उदाहरण की तरफ आज अगर हम मान लीजिए कोई फ्रैक्चर हो गया है, तो मुख्य उद्देश्य क्या है कि अलाइनमेंट, जो टूटा हुआ जगह को उनको एक दूसरे के सानिध्य में लाना, अलाइनमेंट करना। फिर दूसरा क्या है कि हम उसको उसी अवस्था में समय तक, कुछ समय तक रखना ताकि एक दूसरे के साथ वो जुड़ सके। और अंत में क्या चाहेंगे कि ये जुड़े और हमारा जो जैसा हम अपने अंग या जो ऑर्गन जैसे काम करते थे, लिम्ब या ऑर्गन जो भी जैसा काम, ऐसा ही दोबारा वैसे काम करे। ये हमारा फिलॉसफी चिकित्सा करने का सूत्र है जी। तो ये जो सूत्र है वैसा ही सूत्र जो है, तो और कैसे करेंगे हम इसको, उसकी टेक्निक क्या है? तो टेक्निक उन्होंने बताते हैं कि भाई ये प्रिंसिपल है, हमें ऐसा करना है, अचीव करना है, ये सुश्रुत का प्रिंसिपल है, आज भी वही प्रिंसिपल, उससे हम थोड़ी भी आगे बाएं दाएं नहीं हुए। दूसरा, करने का कैसे करेंगे ना, आप उसको स्थान पे लाइए, अगर दूर गया तो आप उसको पास करिए, अगर एक दूसरे के साथ चढ़ गया तो इसको खींच के बराबर करिए, और उसके बाद उसके बैंडेज करके प्लास्टर करके आप उसको अपने स्थान पर समय तक रखिए। ये एक तरीका है जी। अब जैसे जैसे समय बीता है, टेक्नोलॉजी आया है, चीजों के नई चीजों का आया है, तो मटेरियल बदल गया है। जैसे उस जमाने में चीजों को, बोन्स को एक दूसरे के साथ आपस में स्थिर रखने के लिए बल्कल के प्लांट की बार्क को यूज करते थे। आज प्लांट बार्क हट गया है जी। उसके जगह पर कोई दूसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस आया। आज के समय पर और भी बहुत सारे पॉलीमर्स मटेरियल आ गया है जो उससे हल्का है, उससे स्ट्रॉन्ग है, ऐसा ढेर सारी चीज, और आने वाले दिनों में और भी नए नए चीज आते रहे।
लेकिन जो मुख्य जो उद्देश्य है वो वैसे के वैसे ही है। तो ये फिलॉसफी की बात गया, और एप्लीकेशंस की बात समय के साथ साथ बदलता जाएगा। मैं आज सवेरे कोई ऐसे ही किसी बात पे बात हो रही थी, जी। जो कैटरेक्ट सर्जरी की हम अभी बात कर रहे थे। तो मैं जब स्टूडेंट था, हम जब सर्जरी पढ़े हैं, तो कैटरेक्ट करने के लिए हम एक लंबा सा कैटरेक्ट नाइफ आता था, उससे हम आंख के आधा पर्दा को काट डालते थे और लेंस को बाहर निकाल के लाते थे। वो एक काफी उसमें प्रॉब्लम्स होते थे, डिफिकल्टीज होती थी। मुख्य उद्देश्य क्या है, जो लेंस हमारे जो अब हम देखते हैं मोतियाबिंद में, जो लेंस है जो नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होता है, वो जो है सफेद पड़ जाता है, ताकि रोशनी जो है सामने से आंख के अंदर तक, पर्दा तक नहीं पहुंच पाता। तो उस काम करने के लिए सुश्रुत का फिलॉसफी क्या था, उन्होंने उस लेंस को एक इंस्ट्रूमेंट्स बना करके उसको आंख के किनारे से उसको इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से उसको धकेल देते थे, ताकि फिर पुनः जो है रोशनी जो है आंख के अंदर पर्दा तक जा सके। उन्होंने धकेल देते थे। बाद में दोबारा दूसरा बार जब आए तो उसको काट करके हम लोग निकालने लगे हैं। अब टेक्नोलॉजी बदल गया है, हम एक बहुत बारीक सा छेदा करके उस पूरे उसको इमल्सिफाई करके उसको निकाल के एक दूसरा लेंस लगा देते। लेकिन मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है वो लेंस को जो है वो पाथ को क्लियर करना। तो वैसे ही है, टेक्नोलॉजी जितना दिन आता जाएगा कुछ ना कुछ बदलता जाएगा, लेकिन जो फिलॉसफी है वो लेकिन अभी भी ढेर सारे सर्जिकल प्रोसीड्यूर्स हैं जो जैसा सुश्रुत ने डिस्क्राइब किए थे, करीब करीब वैसा ही आज प्रैक्टिस में है उनका। उसमें से एग्जाम्पल के तौर पर मैंने जैसे पहले बताया कि रिकॉन्स्ट्रक्शन, नोज की रिकॉन्स्ट्रक्शन, आज भी सुश्रुत फोरहेड फ्लैप हम इस्तेमाल करते हैं, वही फ्लैप इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एक तरीका मैं आपको बताऊं जो हमारे देश में नहीं, आज पूरे विश्व में प्रचलित है, भगंदर की चिकित्सा के लिए क्षार सूत्र की एक परिकल्पना सुश्रुत ने किए थे। उन्होंने बताया था कि जो बीमार ना जो रोगी अस्त्र चिकित्सा के लायक नहीं है, ऐसे रोगियों को भगंदर की चिकित्सा एक औषधि युक्त सूत्र से जो है, अगर हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो भगंदर को सही की जा सकती है। और आज देश में शायद, मुझे अगर सही आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन बहुत अधिक संख्या में मरीज इस विधा से भगंदर की चिकित्सा करते हैं जी। और जो ये आज बहुत सारे सेंटर से इसके क्लिनिकल ट्रायल भी हुआ है देश में, जो मूर्धन्य के जो चिकित्सा संस्थान है उन लोगों ने भी क्लिनिकल ट्रायल करके देखे हैं कि भगंदर के चिकित्सा में जो है क्षार सूत्र की जो पद्धति है वो अत्यंत लाभकारी है। और जो आधुनिक शल्य चिकित्सा में जैसे चिकित्सा करते हैं उससे कहीं अधिक जो है ये कारगर है चिकित्सा में बहुत सारे दृष्टि से। हाँ, इसमें एक बात जरूर है, ये चिकित्सा का जो समय है वो अधिक लगता है, हाँ समय अधिक है जो आधुनिक चिकित्सा का अभी जो शल्य करना। तो जहाँ तक शल्य चिकित्सा में घाव की जो प्रिस्क्रिप्शन या उसके मैनेजमेंट के बारे में बात होती है जी, तो जो सुश्रुत संहिता के समय या सुश्रुत ने जिस तरह का चिकित्सा पद्धति के बात किए थे उसको आधुनिक युग के उपयोगी बना करके हम लोगों ने एक रिसर्च किया है, या उसको पुनर्स्थापित कहेंगे हम इस बात को जी कि सुश्रुत ने जो है एक पंचवल्कल, मतलब पंच मतलब पांच, वल्कल शब्द से अर्थ बार्क होती है जी। तो पांच बहुत सामान्य उपलब्ध हमारे जो सब जगह पर उस तरह से प्लांट उपलब्ध रहते हैं, ऐसे प्लांट्स को सुश्रुत ने जो है उसकी क्वाथ मतलब उसके पानी में उबाल करके उन छाल को घाव को धोने में, जैसे हम बिटाडिन यूज करते हैं आज, ऐसे ही चोट लगने के बाद घाव धोना या घाव हो जाने के बाद उसी से घाव को भरने के लिए उन्होंने कई बार बहुत जगह पर उनकी डिस्क्रिप्शन उनकी वर्णना किया है जी, और वो यूज करते थे। तो हम लोगों ने भी उसको जब क्लिनिकली देखा मरीजों के ऊपर, उसकी बहुत लाभकारी जो है हम लोगों ने प्रभाव देखा जी।
तो उसमें एक समस्या क्या होती थी कि उसको बार बार उबालना पड़ेगा, तो हर बार उबाले तो दवाई की मात्रा के बारे में भी कई बार कम ज्यादा हो जाता है, हो सकता है। तो इसलिए उसका एक स्टैंडर्ड जो है प्रोटोकॉल में बदलने के हम लोगों ने एक प्रयास किया। तो उस पंचबलकल की जो मूल जो तथ्य होती है, जो एक्टिव प्रिंसिपल्स है, उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। किस कंसंट्रेशन में ये बेहतर काम करता है उसको हम लोगों ने समझे जी। उसके बाद उन औषधियों को हम IIT BHU के साथ मिल करके उसकी नैनो पार्टिकल्स को एक बायोडिग्रेडेबल टेम्पलेट के साथ हम लोगों ने उसको इस्तेमाल किए करके उन औषधियों को फिक्स किया उसके बायोडिग्रेडेबल टेम्पलेट के साथ जी। उससे क्या होता है कि जब वो पॉलीमर के साथ वो फिक्स हो जाता है तो कम से कम 80 घंटे तक जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को जो घाव है उसके ऊपर वो डिलीवर करता रहेगा। मतलब सामान्य रूप से जब हम पट्टी करते हैं तो हर दिन एक बार या 2 बार पट्टी को बदलना पड़ता है जी। उनमें इस तरह का जरूरत नहीं पड़ती है। घाव को कम से कम एक बार अगर हम लगा देते हैं उस एक्टिव इंग्रेडिएंट 80 घंटे तक घाव के ऊपर जो है ड्रग्स को डिलीवर करता रहेगा। ये उसकी एक सैंपल है उसका। जी। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये टेक्नोलॉजी हम लोगों ने जो है IIT BHU के साथ मिल करके ऑफिशियली टेक्नोलॉजी कुछ कंपनी को ट्रांसफर किए हैं और वो कंपनी उसकी जो है मार्केट करता है। ये आज सुपर हिल के नाम पर मार्केट में अवेलेबल है जी। है। तो ये आयुर्वेद का ही जो है प्रोडक्ट है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 2 जो है एक सरफेस में ये बॉडी के सरफेस में इसको जहाँ घाव है उसमें ये चिपकाया जाएगा। इन जगहों के इसमें जो है जो दवाइयाँ है उसमें लगी हुई है जी। और इसमें खासियत क्या होती है कि ये 80 आवर्स तक जो है ड्रग्स को घाव के ऊपर डिलीवर करता रहेगा जिसके वजह से हमको ये पट्टी को बार बार बदलना नहीं पड़े। ये एक है जी। दूसरा जब घाव में जैसे जल जाने के वाली जो घाव है बर्न वुंड्स है जी। या जो घाव बहुत मुश्किल से सूखता है ऐसे घाव के लिए एक दूसरे तरीके से जो है ड्रेसिंग मटेरियल हम लोगों ने डेवलप किया है। ये स्टेरिलाइज्ड है, रेडी टू यूज है जी। लेकिन ये है ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर बेस्ड करके। ये उन्हीं बहुत सारे औषधियां है जो बेसिकली ये मेडिकेटेड घी है। घी एक सामान्य रूप से एक ऐसे मीडिया है या एक माध्यम है जिससे आप बैक्टीरिया या माइक्रोब्स ग्रो करना बहुत कठिन है घी के ऊपर। घी मधु ये बाय नेचर स्टेराइल होते हैं और घी और मधु की घाव भरने का बहुत स्ट्रॉन्ग जो है कैपेबिलिटी होती है। तो उसी तरह से घी और मधु के बेस्ड है ये और उसमें ढेर सारे और भी औषधियां जो है मिली हुई है। ये पोरस होता है जी। और ये बहुत आसानी से घाव में लगाया जा सकता है खासतौर से बर्न वुंड के ऊपर जी। और ये आसानी से जो है इसको छुड़ाया भी जा सकता है। तो इसे छुड़ाते समय कोई ट्रॉमा नहीं होती है, पेन काफी इसमें कम होती है, नहीं के बराबर होती है। तो ये इस तरह का जो चीजें हैं आज जो है तो सिद्धांत तो मूल तर्क से जो है वो सुश्रुत का ही है जी। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ इसको जोड़ करके हम एक आज के जो समसामयिक जो युग के उपयोगी जिसको कहते हैं ऐसा बनाने की कोशिश किया है। ये दोनों चीजें जो है हम लोगों ने टेक्नोलॉजी IIT BHU के साथ हम लोगों ने मिल करके कोलैबोरेट किया है। ये पेटेंटेड है और ये आज जो टेक्नोलॉजी है समय के लिए काफी लाभदायक हाँ ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई है ऑफिशियली और कुछ कंपनी जो है ये इसको मार्केट करती है और मार्केट में ये उपलब्ध है मरीजों की सुविधा के लिए। तो ये कंसेप्ट तो सुश्रुत कर रही है जी। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ एक नया रूप के साथ ये बाहर है। गुरुदेव आगे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एलोपैथिक सर्जरी और आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा में मुख्य अंतर आप कैसे समझाते हैं? देखिए आयुर्वेदिक सर्जरी या आधुनिक सर्जरी के बारे में जब हम बात करना चाहेंगे तो पहले
आयुर्वेद के जो मूलभूत सिद्धांत है जी। रोगों को ठीक करने के लिए, जी। सर्जरी एक टेक्निक है एक बीमारी को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए। लेकिन आयुर्वेद का जो मूलभूत सिद्धांत है जी। वो किसी बीमारी होने के लिए हमारे शरीर में दोषों की, वात पित्त कफ, ये जो 3 मुख्य दोष होते हैं, इनकी विकृति होने से दोष होती है, उनको सामान्य अवस्था में लाना ही जो है आयुर्वेद का चिकित्सा का मूल सिद्धांत है। जी। तो उन सिद्धांतों के हम चाहे वो शल्य चिकित्सा करते हैं, चाहे आप मेडिसिन से चिकित्सा करते हैं, वो सिद्धांत हमारी जो है मुख्य होती है। एक दूसरा, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जी। आयुर्वेद के ग्रंथ जो है वो सब संस्कृत में लिखी हुई है। जी। तो बहुत सारी चीजें, जैसे हम भग्न बोलते हैं, अंग्रेजी में फ्रैक्चर बोलेंगे, तो नाम तो वही है, वस्तु वही है, लेकिन हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, दूसरा कोई दूसरे नाम से चीजों को जानते हैं। जी। और जैसे हम एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे सिजेरियन सेक्शन बात करते हैं, तो सिजेरियन सेक्शन हम बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, आयुर्वेद में उदरपाटन बोलते हैं। जी। तो इसी तरह से टर्मिनोलॉजी के डिफरेंसेस है। और जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, इसमें कोई शंका नहीं है, आज बहुत सारे टेक्नोलॉजी बदलती गई है। जो सर्जरी, सर्जिकल प्रोसीड्यूर्स आज से 2500 साल पहले की जाती थी, प्रिंसिपल्स वही रहता है, लेकिन टेक्नोलॉजी समय के साथ साथ बदली है, उसमें कोई शंका नहीं। गुरुदेव, आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा को मुख्य धारा में लाने के लिए क्या कदम उठाना जरूरी है? सबसे पहले तो देखिए, जो अगर आप आयुर्वेद की हिस्ट्री को देखें, जी, शल्य चिकित्सा की हिस्ट्री को देखें, शल्य चिकित्सा आयुर्वेद में मुख्य धारा में नहीं था। मतलब आयुर्वेद में भी शल्य चिकित्सा को लोग प्रैक्टिस नहीं करते थे। जी। उसका जो मुख्य कारण है कि जब ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर आए, ब्रिटिश रूल होने लगे, तो जो आधुनिक चिकित्सा यहाँ पर ज्यादा हावी होने लगे। और उसमें मुख्य जो कारण थे कि जो शल्य चिकित्सा करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, मरीज की जो है पेन को कम करने, जिसको एनेस्थीसिया हम आज के समय पर बोलते हैं, वो एनेस्थीसिया तो पहले कैसे करते थे, जरूर करते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या था वो हमें आज बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। कुछ औषधियाँ होती थी, कुछ मद्य जैसे दवाइयाँ भी होती थी, जिनको खाने से या पिलाने से मरीज की दर्द जो है कम हो जाते थे। लेकिन जब एनेस्थीसिया, आधुनिक एनेस्थीसियोलॉजी जब आए, तो जो सर्जरी का जो है डेवलपमेंट अधिक होने, मतलब ज्यादातर होने लगे। जी। वैसा उसी तरह से जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी की विजन ये था कि आयुर्वेद के जो हमारे देश में जो स्वस्थ सेवाएं कैसे हों, उनकी जो इच्छा थी कि आयुर्वेद जो स्वस्थ सेवाएं जो है वो वैद्य के द्वारा ही हो, लेकिन वो आधुनिक जो चिकित्सा पद्धति है उसके बारे में वो पूरी जानकारी रखे। तो इसलिए जो सर्जरी है, एनाटॉमी है, जो भी जितने भी मॉडर्न सब्जेक्ट है, उनके टीचिंग ट्रेनिंग के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भरपूर प्रयास किए पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। उसके फलस्वरूप क्या हुआ है कि जब यहाँ पर जब चिकित्सा, उन्होंने पहले आयुर्वेद के जो है केवल मेडिकल एजुकेशन में यहाँ आयुर्वेद ही पहले शुरू हुई थी, लेकिन आयुर्वेद की चिकित्सा में भी आधुनिक जो लोग थे, आधुनिक चिकित्सा के लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए थे। उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि आयुर्वेद के लोग इन सब चीजों के एडवांसेस को उन्होंने समन्वय करके सबसे पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शल्य चिकित्सा शुरू हुई है। पहले शल्य चिकित्सा केवल पढ़ाया जाता था, प्रैक्टिस नहीं होती थी। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के.एन. उडुपा जी, जो चिकित्सा विज्ञान संस्थान के सबसे पहले निदेशक रहे हैं, उसके बाद हमारे यहाँ शल्य चिकित्सा के जनक, जिसको आधुनिक शल्य चिकित्सा के जनक हम कहेंगे, वो प्रोफेसर पी.जे. देशपांडे जी थे, जिन्होंने पहली बार डेमोन्स्ट्रेट किए कि आयुर्वेद में भी शल्य चिकित्सा संभव है। और उनको कोटि कोटि प्रणाम, जिनकी वजह से आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा पुनर्जीवित हुई है इस हम लोगों के इंडिपेंडेंट के बाद। उसके बाद
धीरे धीरे ये विधाएं जो है बढ़ती गई है। पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शल्य चिकित्सा अधिकतर हुआ करते थे। बाद में देश के ढेर सारे आयुर्वेद के जो संस्थान हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जामनगर, जैसे बम्बई में पोद्दार आयुर्वेदिक कॉलेज, ऐसे ढेर सारे और भी संस्थाएं हैं जहां पर शल्य चिकित्सा आधुनिक चिकित्सकों के साथ मिल करके एनेस्थीसिया, खासतौर से क्योंकि शल्य चिकित्सा में एनेस्थीसिया एक बहुत महत्वपूर्ण जो है कदम है, जी उनके बिना आज मेजर सर्जरी संभव नहीं है। तो उन चीजों के जरूरत के हिसाब से मिल करके आयुर्वेद में भी शल्य चिकित्सा का एक जो है बीज रोपण शुरू हुई है पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। और आज जो है करीब करीब सभी जो संस्थान है, जैसे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में, ऐसे ढेर सारे संस्थान है जो नए संस्थान आए हैं, सभी में आयुर्वेद के शल्य चिकित्सा की जो है शल्य चिकित्सा होती है और व्यापक रूप से होती है ना। उनमें से कुछ चीजों में, खासतौर से जो जनरल सर्जरी हम बोलते हैं, इस तरह का सर्जिकल प्रोसीड्यूर्स सभी संस्थानों में आजकल होती है। गुरुदेव, अभी आपने बीएचयू की बात करी, तो आगे मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान में बीएचयू में शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ विशेष शोध या नवाचार चल रहे हैं? मैंने तो अभी 2 नवाचार के बारे में आपको अभी बताया। जी जी। मैं आपको जानकर खुशी होगी। जी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयुर्वेद संकाय में शल्य चिकित्सा विभाग जो है देश के शल्य चिकित्सा के, आयुर्वेद के शल्य चिकित्सा सबसे अग्रणी संस्थाओं में से एक है, विभागों में से एक है। जी। गुदा के रोगों में जितने भी बीमारियां होती है जी, उनके शल्य चिकित्सा में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अधिक कोई संस्थान हमसे ज्यादा मरीज नहीं देखता है। जी जी। पूरे देश में, चाहे आधुनिक चिकित्सा के हो चाहे आयुर्वेद, इस क्षेत्र में हम आगे हैं। हाँ आगे। तो एक खास मतलब विधा है, उनमें ढेर सारे लोगों ने जो है रिसर्चेस किए हैं, नए नए टेक्निक हम लोगों ने उस बीमारियों को इलाज करने के लिए डेवलप किए हैं। और वो टेक्निक आज जो है पूरे देश में जो है, या देश में नहीं, rather हम कहेंगे कि दुनिया के दूसरे देशों के लोगों ने भी उसको अपनाते हैं। अभी जैसे हम लोग पहले भगंदर की चिकित्सा करते थे जी। तो उस घाव को सूखने में बहुत लंबे समय लगते थे। अब क्षार सूत्र की एक नई विधा हम लोगों ने उसमें किया है, जिसको हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी टेक्निक बताते हैं। अच्छा। क्योंकि ये विधा हमने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब हम अपने सर्विस के दौरान हम लोगों ने इसको एस्टेब्लिश किए थे जी। इसलिए हम उसको जो सबसे कॉमनली बीएचयू टेक्निक के नाम पर हम जानते हैं, उसका साइंटिफिक नाम जो है इफ्टैक टेक्निक बोलते हैं। अच्छा। तो उसमें क्या करते हैं कि पूरे जो लंबा एक घाव बनती है, एक टनल बनती है, उसको टॉयलेट के जो एनल कैनल के रास्ते के बगल में जो इसको काट करके बहुत छोटा करके उसकी इलाज हम कर लेते हैं, जिससे लंबा समय नहीं लगता है जी। मरीज की दुख और तकलीफ बहुत कम हो जाती है, घाव नहीं के बराबर होती है। तो ऐसे नई नई विधाएं जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शुरू हुई है और वो देश के लिए बहुत, और इस खास तौर से इस तरह के जो चिकित्सा का जो क्षेत्र है उसके लिए एक नए योगदान है। और ऐसे ढेर सारे नए नए, खासतौर जैसे ऊँट हिले के बारे में हमने बताया, ऐसे नए नए जो है रिसर्चेस होती रहती है और वो चिकित्सा के क्षेत्र में जो है एक क्रांतिकारी एक व्यवस्था है। गुरुदेव, क्या आपको लगता है कि मिश्रित मॉडल जहां आयुर्वेद और आधुनिक सर्जरी साथ में काम करे व्यवहारिक हो सकता है क्या? इस विषय पर वास्तव में बहुत ही प्रासंगिक है ये प्रश्न आपका। मिश्र पद्धति, देखिए चिकित्सा का जो मूल उद्देश्य है किसी एक रोगी को उसकी तकलीफ से कम करना है या उसको खत्म करना। तो हर चिकित्सा जो पद्धति है, उन चिकित्सा पद्धति का हर एक का कुछ खूबियां भी है और खामियां भी है जी। इस बात को आप मानेंगे? जी जी। तो जैसे हम आधुनिक चिकित्सा विद्या की बात करते हैं तो बहुत सारे दर्द कम करने की दवाइयां हम कई दिन खाते रहेंगे, हमें पेट में जलन होने लगती है। वैसे ही, लेकिन वो बहुत आशुकारी है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव है।
कई बार क्या होता है कि हमें उतने स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव दवाई नहीं चाहिए, जी तो अगर हम उसमें वो तत्कालिक रूप से जरूरत पड़ती है तो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन हमने इस्तेमाल किया। जी जब दर्द काफी हद तक कम हो गया तो अगर हम आयुर्वेद की औषधियों को इस्तेमाल करें जिसमें उसमें नुकसान नहीं के बराबर है या नहीं होती है, तो उससे दोनों को मरीज को उसमें काफी फायदा रहता है। हाँ, लेकिन उसमें सबसे पहले जो बात जरूरी है, हमें ज्ञान होनी चाहिए। जी तो मैं इसकी जो जिसको कहते हैं कि कॉम्बिनेशन, एक दूसरे के साथ मिल के चलने का मैं हमेशा जो है मेरे व्यक्तिगत रूप से मैं उसको हमेशा प्रोत्साहन करता हूँ। मैं खुद भी व्यवहार करता हूँ, लेकिन उसमें मेरा एक बात है, लेकिन एक शब्द इसलिए मैंने जोड़ा है कि सही ज्ञान होना बेहद जरूरी, सही जी बिना उससे नहीं होना चाहिए। प्रॉपर नॉलेज, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट ये हो तब ये बढ़िया है, नहीं तो ठीक नहीं। और सही तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाए, इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काशी को सुश्रुत की नगरी के रूप में, चिकित्सा पर्यटन या शिक्षण केंद्र के रूप में कैसे विकसित किया जा सकता है? ये आने वाले दिनों में एक बहुत ही जो है, जैसे ढेर सारे और भी क्षेत्र हैं, जैसे पर्यटन के क्षेत्र में काशी आजकल काफी जो है पर्यटन को जो है अपने व्यवस्थाओं की वजह से जो है लोग यहाँ आते हैं। वैसे ही चिकित्सा के क्षेत्र में भी, खासतौर से आयुर्वेद की चिकित्सा के क्षेत्र में अगर प्रयास किया जाए तो ये निश्चित रूप से एक अत्यंत जो है मेडिकल टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र हो सकता है, जिनमें खासतौर से पंचकर्म जैसे चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के लिए भी बहुत उसी तरह से मेरे बहुत सारे दूसरे लोग हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग दूसरे जगह पर काम कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल इसमें मैं कोट करूंगा। जी जरूर। बैंगलोर शहर में मेरे एक स्टूडेंट है जो डॉक्टर भट्ट नाम है उनके वहाँ इजराइल गवर्नमेंट से उनके आधिकारिक रूप से इजराइल के जो पेशेंट्स हैं फिस्टुला के ट्रीटमेंट के लिए वो फॉर्मली उनके गवर्नमेंट की तरफ से रेफर होकर के उनके पास ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं। एक रिकॉग्नाइज सेंटर की तरह वो इस्तेमाल करते हैं, उनके एम्बेसी से पेशेंट बाकायदा रेफर होकर के वहाँ। तो ऐसे ढेर सारे कंट्री से हमारे, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी है, पोटेंशियलिटी है, उसको इन चीजों को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। एक्सप्लोर करने पर ये एक अत्यंत लाभकारी जो है चिकित्सा का पद्धति है। इसमें हमें न केवल देश के बल्कि बाहर से भी लोगों को इलाज करने के लिए, जिसको मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं, वो अपॉर्चुनिटी डेवलप हो सकती है। सर कैसे किया जा सकता है? किया जा सकता है करस्पॉन्डेंस की बात, जैसे मैंने अभी बताया ना कि कुछ दिन पहले एक दो पेशेंट पहले उनके पास आते थे, तो बाद में लोगों को क्यूरियोसिटी हुई है, जो मरीज उनके देश में ठीक नहीं हुए हैं, उनके बेस्ट ट्रीटमेंट की वजह से नहीं ठीक कर पाए। और जैसे एक अमेरिका में एक पेशेंट को उन्होंने 35 बार ऑपरेट की, उसके बाद वो ठीक नहीं हुआ। 35 टाइम्स। तो वो फिर उनके मेरे डॉक्टर भट्ट है जो यही बीएचयू से ही पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अपना एक सेंटर एस्टेब्लिश किया है, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे मल्टीनेशनल पेशेंट के इंटरेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी रही है। तो वो उनके पास गए, तो वो उनसे ट्रीटमेंट किया और वो ठीक हुए। तो वो एक लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी है कि भाई जो 35 बार ऑपरेट होने के बाद भी नहीं ठीक हुए हैं, वो ठीक हुआ है। तो इस तरह का मरीज अगर जब एक्सप्लोर करेंगे तो वो बन सकता है एक टूरिज्म के दृष्टि से जो है। बट वो हमारे एक एफिकेसी होनी चाहिए उन लोगों को। और भी कई सारे इश्यूज है, जैसे इंश्योरेंस जो ज्यादातर समय मेडिकल इंश्योरेंस है, ये आयुर्वेद के क्षेत्र में जो है मेडिकल इंश्योरेंस की डिफिकल्टीज थी। गवर्नमेंट इन चीजों को ऑफ कोर्स अभी काफी हद तक जो है रेगुलेट किया है, उनको समाधान किया है। तो वो जरूर निश्चित रूप से जो है आगे इन सब चीजों को मेडिकल टूरिज्म के लिए फैसिलिटेट करें। गुरुदेव, भारत सरकार की नीतियां शल्य तंत्र को कितना प्रोत्साहन दे रही है? अभी वर्तमान में जो भारत सरकार की जो नीतियां हैं, पहले
इससे काफी जो है प्रभावशाली है शल्य तंत्र को जो एक मेन स्ट्रीम की तरफ ले जाने में। तो उसमें क्या होता है कि पहले हम क्या शल्य चिकित्सा, हमारी सीमाएं क्या है, ये समझने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको नोटिफाई किए कि हम किस किस शल्य चिकित्सा कर सकते हैं। जी। उनके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने गजेट से नोटिफाई किया है। तो उससे व्यवहारिक रूप से क्या हुआ है कि कम से कम जो लीगल एस्पेक्ट जिसको कहते हैं, पब्लिक के साथ मैं एक शल्य चिकित्सक हूँ, मैं भी अपने को समझने की कोशिश करूंगी मेरे दायरे में क्या क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं। जी। तो पहले इस तरह का नोटिफिकेशन वगैरह इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं था। तो ये सब चीजें होने के बाद जो है अभी वर्तमान में इन चीजों के काफी क्लैरिटी होने के बाद, दूसरा एजुकेशन, जी। ट्रेनिंग, जितने संस्थाएं हैं, जो मैंने प्राइम इंस्टीट्यूशंस बात किया, सभी संस्थाओं में जो आयुर्वेद के जो पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन है, सभी बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं गवर्नमेंट ने व्यवस्थित किया है, ये इसमें कोई शंका नहीं है। तो काफी फैकल्टी को अपॉइंट किया है, जो रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट चाहिए, डेवलपमेंट होने के लिए जो चीजें चाहिए, लीगल एस्पेक्ट के लिए जो हमारी लिमिटेशंस क्या है, उन चीजों को गवर्नमेंट ने काफी हद तक जो है सुधार किया है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के बेहद आभारी हूँ कि उनकी, मैं अक्सर देखता हूँ उनकी जो मन की बात जो प्रोग्राम होती है, जी। ऐसा बहुत कम ऐसे उनकी प्रोग्राम होंगे जिसमें आयुर्वेद और योगा के बारे में उन्होंने चर्चा ना की हो। तो उनके मन में आयुर्वेद को आगे ले जाने के लिए एक जिसको कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा, जिसको दृढ़ शक्ति उनके मन में है। और ये कुछ हद तक हम जैसे जो लोग आयुर्वेद के साथ जुड़े हुए हैं, उनके काम करने की तत्परता के ऊपर है, निर्भर करता है कि इस सिस्टम को हम कितने आगे और कहाँ तक ले जा सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से मुझे नहीं लगता है कि कोई बाधाएं हैं कि वर्तमान गवर्नमेंट की तरफ से। और सवाल इस बात की है कि हम अपने एजुकेशन ट्रेनिंग और स्किल डेवलप करके कितना आगे ले जा सकते हैं, ये संस्थाओं के ऊपर है। जी। और कुछ रेगुलेटरी बॉडीज जिसको कहते हैं, उनके अप्रूवल्स की भी जरूरत पड़ती है। मेरे ख्याल से जो उसमें छोटी मोटी समस्याएं हैं, उन सब चीजों को नेगोशिएट करके हम लोग कर सकते हैं। दूसरा, जो आधुनिक जो शल्य चिकित्सा के बारे में कई बार बात होती रहती है, तो कुछ विरोधिताएं होती रहती है, लेकिन सामान्य रूप से लोग जो है मुझे नहीं लगता है कि उसमें बहुत कुछ अड़चने होती हैं। अगर आपकी स्किल होना चाहिए और जो हमारी सीमाएं हैं उसके अंदर हम काम करें, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई विशेष बात। गुरुदेव, आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की आत्मा क्या है जिसे आधुनिक प्रशिक्षण में जीवित रखना आवश्यक है? फिर एक बार प्रश्न पूछिएगा। गुरुदेव, आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की आत्मा क्या है जिसे आधुनिक प्रशिक्षण में भी जीवित रखना आवश्यक है? जी। मतलब आपका कहना यह है कि हमें क्या करें जिसमें कि आयुर्वेद की शल्य चिकित्सा को उनकी तरह से जीवित रख सकें। जी। अच्छा, अब इसको तो आप कभी दूसरे समय सोचना पड़ेगा। जो शल्य चिकित्सा है ना, वो बेसिकली कुछ बहुत डिफरेंसेस के साथ हम देख नहीं सकते हैं, नहीं समझे जो मैंने। चलिए, आपकी प्रश्न बड़े अच्छा है, तो देखते हैं कुछ इसका मेरे मन में भी कोई इसके जवाब हो तो बताऊंगा। आगे गुरुदेव, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काशी की प्राचीन शल्य परंपरा को आधुनिक चिकित्सा शिक्षा में कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है? ये जो आप बात कर रहे हैं, ये देखिए लगातार सतत जो प्रयास है वो चली आ रही है। जो आयुर्वेद की जो प्राचीन पद्धतियां हैं, तो उन चीजों को रिवाइव करना। तो जैसे आपको मैं उदाहरण एक बताया कि जैसे अभी एक 4 सूत्र चिकित्सा मैंने बताया, उसी तरह से देखिए पहले हमारे बहुत सारे जो इन्फेक्शन की जो बीमारियां होती थी, उनमें जलों का मतलब
लीच एप्लीकेशन करते थे। हमारे शरीर से जहाँ पर इंफेक्शन होता है उस जगह से जो अशुद्ध रक्त बोलते हैं उसको शरीर से निकालने का एक प्रयास करते थे। तो उसमें लीच जो एक हम लोग आमतौर पर चौक बोलते हैं जिसको, उसको लगा करके उन खून को खराब जो ब्लड है उसको सक करके निकालते थे। उन जगहों की सर्कुलेशन को इम्प्रूव करके उन इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का एक विधा आयुर्वेद में लिखी हुई है। अब ढेर सारे संस्थाओं में आज उसके ऊपर रिसर्चेस हो रही है। अभी बहुत सारे समय हम प्लास्टिक सर्जरी में उसको अप्लाई करते हैं, जो ब्लड जम जाती है उसको सक करके उनको दोबारा, बहुत सारे प्लास्टिक सर्जन भी है जो उसको यूज करते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे आपको जानकर बड़े अद्भुत लगेगा कि हम कई बार देखते हैं घाव में कीड़े पड़ जाते हैं, चाहे जानवर हो चाहे आदमी हो। तो सुश्रुत ने जो बड़े कैंसर होते थे, ट्यूमर होते थे या घाव होते थे, उनमें से पहले कुछ मांस के टुकड़े या इस तरह से डाल करके उसमें कीड़े पड़े ऐसा व्यवस्था करते थे। कीड़े पड़े उसका कारण क्या होता था कि कुछ शरीर में ऐसे जगह होती थी, उस जगह से ट्यूमर को काट के निकालना बहुत कठिन पड़ता है। लेकिन अगर कीड़े पड़ जाएंगे तो कीड़े धीरे धीरे उन जगहों को खा जाते हैं। तो पहले जब हम लोग पढ़ते थे देखते तो लगते थे बड़े अजीब है यार, ये तो बड़ा कठिन लगता था। लेकिन आधुनिक चिकित्सा में आज ये घाव को ठीक करने के लिए यूएस एफडीए अप्रूव्ड एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, मतलब आज हम ऐसे मैगट्स को जानते हैं जिन मैगट्स को हम घाव में डाल देते हैं तो जो घाव दुर्गंध वाला घाव है उसको खा जाएगा और नया घाव भरने में वो मदद करता है जी। और इस तरह का कीड़े आज बाजार में बिकता है, वो अवेलेबल है मार्केट में, ताकि हम उस लार्वा को छोड़ दें घाव में तो बड़ा होगा, उसको खा करके डेड टिश्यू को और हमारे घाव को साफ कर देगा। तो ये यूएस, तो उस चिकित्सा की कल्पना तो सुश्रुत ने अपने 2500 साल पहले किए थे, लेकिन बीच में हम लोग को उसको लगते थे कि शायद हम समसामयिक नहीं है, ये कोई पुराना बेकार की तरह का चीज है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ऐसा भी चीजें संभव है, शायद हम अज्ञानतावश जो है इन चीजों को नहीं समझ पाते थे, लेकिन आज देखते हैं कि वो चिकित्सा की एक उत्कृष्ट विधा है, निकृष्ट नहीं है, एक उत्कृष्ट विधा। तो इसलिए ऐसे चीजों के ऊपर सतत रिसर्च की जरूरत है, काम करने की जरूरत है और इन चीजों को रिवाइव करने की जरूरत है। और ये सब काम संस्थानों की है जहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, टीचर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं। तो ये सब चीजों को देखना, रिवाइव करना और आज के समय को लाना, ये सतत प्रयास जगह जगह पर लोग कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में नई नई और भी चीजें आती है। गुरुदेव, अगर आप हमारे दर्शकों को स्वस्थ रहने की सलाह दें तो उसमें मुख्य रूप से आपकी क्या सलाह होंगे? मेरा सलाह स्वस्थ रहने के लिए जो आयुर्वेद की जो मुख्य बातें आती है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये 3 चीजें सही रहेंगे तो आप बीमार नहीं पड़े। आपकी आहार ठीक होना चाहिए, निद्रा ठीक, त्रिस्तंभ बोलते हैं आयुर्वेद की, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। एक मीनिंगफुल लाइफ जिसको कहते हैं रेगुलेटेड लाइफ। ब्रह्मचर्य का दूसरा अर्थ में हम उस ब्रह्मचर्य की सेक्सुअल एब्स्टिनेंस की हम बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं कि एक रेगुलेटेड लाइफ को लीड करना, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमारी आहार कैसा, हमारी दिनचर्या कैसा, हमारी निद्रा कैसी, ये चीजें अगर आप सही रखिए तो निश्चित रूप से आप बीमार नहीं पड़े। बीमार आदमी ना हो, इस चीजों के लिए आयुर्वेद महाराज। गुरुदेव, काशी में आपका अनुभव कैसा रहा? मैं तो काशी यहाँ पढ़ने आया था 40 साल पहले, 40-45 साल पहले, और कब मैं काशी के होकर रह गया मैं खुद ही नहीं जानता। मैं बोलने वाले, मैं बेसिकली बांग्ला भाषी हूँ जी, और धीरे धीरे अब मेरे बंगाली बोलने का भी लिहाज कम हो गया है लोगों के साथ बातचीत करते करते जी जी। मुझे सबसे बेहतर यहाँ मेरे जो अनुभव रहा है काशी में,
पिछले विश्वविद्यालय में जब आया तो मेरे जितने भी मेरे गुरुजन जो मेरे टीचर्स थे, मैं उनके मन में एक बात खासकर से मैं देखा था कि हर परिस्थिति में उन्होंने लोगों की मदद करने के लिए, मरीजों की मदद करने की कोशिश की। मेरे टीचर प्रोफेसर देशपांडे जी थे। मैं कई बार देखता था अपने जेब से पैसा निकाल करके मरीजों को देते थे इलाज के लिए। जी। तो कहीं न कहीं उन भावनाओं जो है मेरे मन में भी जो है उनको देख करके, उनकी परिस्थितियों को देख करके आए। मेरे एक बात थी, भैया अमीरों का इलाज करूँ ना करूँ, गरीबों का ज़रूर करूँ। ये मेरी फिलॉसफी है लाइफ की और हर हालत में करेंगे, हर परिस्थिति में करेंगे। काशी में आने के बाद इतनी लोगों से प्रेम और श्रद्धा मिली है जिसकी कोई मैं कल्पना कभी नहीं किया हूँ। और काशी वासियों को और पूर्वांचल के लोगों को भी प्रणाम। बहुत सारे समय मेरे यहाँ बीता है, जितना दिन और चाहेंगे अपना समय बिताना चाहूँ। लोगों की जो भी सारी सेवाएं जो भी संभव है उसे करेंगे, कोशिश करेंगे। तो अपने जीवन काल में गुरुदेव कोई ऐसा क्षण जो आपको भावुक कर दिया हो? वो एक बड़ी मजेदार घटना है। मैं एक बिहार से, झारखंड से, ज्यादातर हमारे यहाँ 30% लोग जो है बिहार से आते हैं। तो हम उस समय स्टूडेंट थे, पढ़ते थे। जी। तो एक लड़का, उसकी माँ लेके आए थे इलाज कराने के लिए, तो उसके पास कौड़ी भी नहीं था। तो मैं और हमारे जो स्टूडेंट लोग, जो लोग उस समय पढ़ते थे, तो कहीं से पैसा, कभी लॉटरी से, कभी यहाँ से, कभी अपने से, जो संभव है उसका इलाज विलाज किए। परफोरेशन का मरीज था, छोटा बच्चा था, बच गई। तो दूसरी बार जब उसकी मदर जो है वो जब बच्ची को दोबारा दिखाने के लिए आए, तो उसने अपने कपड़े के अंदर एक मुर्गा ऐसे लेके आई है कि हमको देने के लिए। अच्छा। कि मेरे घर में ये सबसे अधिक जो है पैसा वाला चीज मूल्यवान है। मूल्यवान है। जी। ये आप जरूर रखिए। तो उस जमाने में मैं उसको मुझे बड़ी विचलित किया हमको। तो मेरे पास उस समय 12 रुपया था, मैंने उसको दे करके उसको खरीद लिया। अच्छा। खरीदने के बाद पैसा उस मुर्गे को मैं मेरे एक परिचित सिस्टर को दे कि आप इसको लेके, मैं तो बहुत दिन तक उनके घर में वो पालते रहे। जी। वो मुझे जो उसका गिफ्ट है वो मुझे बहुत जो है कई बार मुझे याद आता रहता है। कई बार मैं जिक्र भी करता हूँ कि देखिए, चिकित्सा करने पर बहुत सारी चीजें मिलती हैं। यश भी मिलता है, पैसा भी मिलता है और लोगों की प्रेम भी मिलती है। तो वो शायद उससे बड़ा कुछ होता नहीं है। तो बड़े अद्भुत क्षण है वो। ऐसे ढेर सारे घटनाएं हैं, लेकिन एक उनमें से ये काफी बहुत इंटरेस्टिंग। आयुर्वेद के क्षेत्र में आने की प्रेरणा गुरुदेव आपको कहाँ से मिली? मेरे परिवार में मेरे जो ग्रैंडफादर थे तो वो आयुर्वेद पे चिकित्सा करते थे, लेकिन मुझे कुछ उससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं था। पढ़ाई करने के बाद मेरे चाचा जी आयुर्वेद के चिकित्सक थे, मेरे पिताजी भी आयुर्वेद जानते थे। जी। मैं एक रूरल बैकग्राउंड के हूँ, जहाँ पर जंगल है, मेरा घर के आसपास पूरे फॉरेस्ट एरिया है। कुछ समय पहले तक मेरा घर जाना है तो आपको 15 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। तो मेरा बचपन ऐसी ही जगह पे गुजरी है। तो जब एजुकेशन इंटरमीडिएट पढ़ने के बाद पिताजी ने बोले कि तुमको आयुर्वेद पढ़ना है, तो मुझे उस समय मेरा एजुकेशन वगैरह काफी ठीक था, लेकिन पिताजी ने बोले पढ़ने के लिए, तो फिर हम कलकत्ता में आयुर्वेद पढ़ने चले गए। फिर हम पीछे मुड़ के देखा नहीं, जो पढ़ते रहे उसी से ही चलते रहे। गुरुदेव, आपके पास समय का अभाव रहता है, इसके बाद भी आप मेरे द्वारा एक बार प्रार्थना करने मात्र से ही आपने मुझे अपना सानिध्य प्राप्त करने का जो शुभ अवसर प्राप्त कराया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। और खास तौर से आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा के बारे में चर्चाएं कम होती है। जी। आयुर्वेद में अगर चर्चा होती है तो दूसरे काय चिकित्सा या मेडिकल चिकित्सा के बारे में बात होती है। जी। एक विपरीत धारा है। आपके साथ मुझे बातचीत करने में बड़ा आनंद आया है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात। पुनः प्रणाम।